रहमान रहीम इया का नाब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करने लगे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा सिनेरियो आप लोगों को समझा देता हूँ। बेटा देखो, ये हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सही है। कोई एनिमल है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझ लो ये आप ही हो, ठीक है। जो मेरी वीडियो देख रहा है वही है ये। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो भी काम होता है ना, जो भी काम, जो भी एक्टिविटी होती है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और आप सब लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है? हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी पाई जाती है एटीपी की फॉर्म के अंदर। मैं चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि एटीपी क्या है, कैसे बनती है, और चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर भी। बहरहाल ये कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलती है हमें किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, सही है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ये एनर्जी आपको मिलती कहाँ से है? तो हाँ भाई, हमने सोचा है, बल्कि हमने पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स के अंदर। इस एनर्जी को ऑब्टेंड करने के लिए हमें एक अदद प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन, या जिसको दूसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, या जिसको तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है, सही है बच्चा। तो जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के नतीजे में एटीपी की प्रोडक्शन होती है, सही है। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना नहीं होता, वो ब्रीथिंग होता है, सही है बच्चा। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी की प्रोडक्शन होना। कहाँ से एनर्जी की प्रोडक्शन होना? कैसे कर रहे थे? हम ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया में हम ग्लूकोज के मालिक्यूल को लेके गए थे जबरदस्ती, और फिर हमने इस ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़ा, और तोड़ने के बाद यहाँ से हमने बहुत सारी एनर्जी निकाली। किस फॉर्म के अंदर? एटीपी की फॉर्म के अंदर। लेकिन याद रखो कि जब आपने ग्लूकोज को तोड़ा था तो उससे एटीपी तो बनी थी, लेकिन एटीपी के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी थी, जो कि टॉक्सिक है। और जब आपने ग्लूकोज को एटीपी में तोड़ा तो आपने एक गैस भी इसको दी थी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम ऑक्सीजन है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पाई जाती, ऑक्सीजन हमें एनवायरमेंट से लेनी पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में पाई जाती है, हमारी बॉडी में बनती है, लेकिन एनवायरमेंट में हमें इसको रिलीज करना पड़ता है। तो कहने का मकसद ये है कि एनर्जी को हासिल करने के लिए हमें एक गैस को लेना पड़ता है, ऑक्सीजन को, और दूसरी गैस को बॉडी से निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हमें एक अदद बेटा सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और उस सिस्टम का नाम है गैसियस एक्सचेंज। उस चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। तो हमारी जो आज की डिस्कशन होगी वो गैसियस एक्सचेंज के ऊपर होगी। ये खूबसूरत सा प्लांट है, ग्लूकोज बनाने के लिए बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रहे, और ऑक्सीजन को फिर ये क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, ताकि इसकी बॉडी के अंदर क्या बने? ग्लूकोज बने, जिससे ये बेचारा एनर्जी ले और अपनी बॉडी के काम करे। तो इसके हाल के ऊपर तरस खा के मैंने इस चैप्टर का नाम क्या रखा है? गैसियस एक्सचेंज, या गैसेस एक्सचेंज मैंने इस चैप्टर का रखा है नाम। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इसका वही इंट्रोडक्शन है जो मैं शुरू में आपको सिनेरियो सारा का सारा समझा के आया हूं। तो देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन। और ये कहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन दिस एनर्जी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड and carbon dioxide should be removed out from the body. For that all living organisms perform gaseous exchange. ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, एटीपी बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ता है, इसके लिए हमें गैसेस एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। और ये कहता है कि हमारे अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो एक सिंपल तरीके से होती है, जिसको डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैस के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये डिफ्यूजन कहलाता है, सही है बच्चा। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कौन सी ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके लिए हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी ट्रांसपोर्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और डिफ्यूजन इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को यहां तक का जरूर समझ आया होगा। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि अगर आप चाहते हो कि एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज हो तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। अब सबसे जो पहला फैक्टर है वो परमिएबिलिटी है। थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए, मॉइस्ट या वेट मेम्ब्रेन होनी चाहिए, डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। हम बारी बारी एक को समझते हैं। बेटा देखो, आपका सेल है, जब वो गैसेस एक्सचेंज करेगा, और इस सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन
ऑक्सीजन के लिए परमिएबल ही नहीं है, उसको इजाजत ही नहीं देती, तो आपको क्या लगता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू होगा? अच्छा ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के लिए परमिएबल है, मान लिया ये ऑक्सीजन को अंदर आने की इजाजत देती है, बन गई हमारी बॉडी के अंदर एटीपी और उसके साथ साथ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको क्या लगता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल के अंदर रहती है? नहीं भाई, इसको सेल से बाहर निकाला जाता है। तो जब ये बाहर जाएगा तो ऐसा तो नहीं है छलांग देके जाएगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको इजाजत ही नहीं देती, इसके लिए परमिएबल ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर रह के कुछ भी नहीं करेगी, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी, पीएच को डिस्टर्ब करेगी। तो पहली शर्त तो ये है कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या होनी चाहिए? परमिएबल होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि गैसेस एक्सचेंज हो और वो भी किस तरीके से हो? एफिशिएंट तरीके से हो। अच्छा, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए थिन। तो भाई जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जितनी भी मेम्ब्रेन थिन होगी उतना जल्दी डिफ्यूजन होगी, उतनी तेज डिफ्यूजन होगी, उतना तेज उतनी ज्यादा क्या होगी? डिफ्यूजन होगी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि गैस के मॉलिक्यूल वहां ज्यादा जल्दी से डिफ्यूज होते हैं जो जगह क्या होती है? मॉइस्ट होती है। तो तीसरा क्या है कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए, वो हमेशा वेट होनी चाहिए, ताकि मॉलिक्यूल्स को वो ट्रैप ना करे, उसको हिंड्रेंस ना करे, उसको पास आउट होने की इजाजत दे दे। और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉइस्ट भी होती है, वेट भी होती है, थिन भी होती है, परमिएबल भी होती है। अच्छा, जो तीसरी चीज है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है डिफ्यूजन ग्रेडियंट। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। बेटा सपोज करो कि आपकी ब्लड वेसल से आपका ये ब्लड है, सही है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहा है, और ये आपके लंग्स हैं, और गैसेस एक्सचेंज हमेशा कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर होता है, सही है। अब लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है, मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो है 2%। वो कितनी है? 2% है। और उसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारा ब्लड है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है 50%। अच्छा भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमने रेस्पिरेशन की है, और रेस्पिरेशन के नतीजे में ब्लड के अंदर बहुत सारी क्या बढ़ गई है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट लंग्स के अंदर कम है और ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा है। तो यहाँ पे कम होने की वजह से, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप होगा, ठीक है। और इस ग्रेडियंट की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज होके कहाँ चली जाएगी? लंग्स के अंदर, और लंग्स से निकल के आपकी बॉडी से बाहर चली जाएगी। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर ये ग्रेडियंट ना होता तो आपको क्या लगता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लंग्स की तरफ मूव करते? कभी भी ना करते। ये यहां से डिफ्यूज होके लंग्स की तरफ जाते? कभी भी ना जाते। तो कहने का मकसद ये है कि जितना ज्यादा ग्रेडियंट डेवलप होगा उतनी ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी। चलो हम एक दूसरा सिनेरियो बना लेते हैं। भाई ये हमारे लंग्स हैं और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ गई है, और ये ऑक्सीजन जो आ गई है वो आ गई है 50%, सही है। लंग्स के अंदर 50%, और ये आपकी ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो जस्ट 2% है। भाई क्यों 2% है? क्योंकि ये ब्लड सारी ऑक्सीजन जो है वो हर सेल को दे के आया है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो गई है? कम हो गई है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ग्रेडियंट डेवलप है या नहीं है? भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम है। जब ग्रेडियंट है तो इसकी वजह से डिफ्यूजन होगी या नहीं होगी? भाई होगी। कहां से कहां होगी? लोअर टू हायर होगी, यानी कि लंग्स वाली सारी ऑक्सीजन निकल के आपकी कहां पे आ जाएगी? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो देखो जितना डिफ्यूजन ग्रेडियंट ज्यादा होगा ना उतनी गैसेस एक्सचेंज भी ज्यादा होगी। तो हमने इस डिफ्यूजन ग्रेडियंट को भी क्या करना है? मेंटेन करना है। अब मिसाल के तौर पे हमारे लंग्स के अंदर 50% क्या पाई जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है, और ब्लड वेसल्स के अंदर भी 50% क्या पाई जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ग्रेडियंट है? भाई है या नहीं है? भाई ग्रेडियंट नहीं है। क्या डिफ्यूजन होगी? भाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर ग्रेडियंट ही नहीं है, तो डिफ्यूजन कहां से होगी? तो हमने इस डिफ्यूजन ग्रेडियंट को भी क्या रखना है? मेंटेन रखना है। अच्छा, और पांचवी जो चीज है वो है हमारे पास सरफेस एरिया। कहते हैं जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगा। सपोज करो कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्म से जिसकी लेंथ कितनी मैं बता रहा हूं? 5 सेंटीमीटर बता रहा हूं, सही है। और ये हमारे पास एक दूसरा ऑर्गेनाइज्म से जिसकी लेंथ मैं आपको कितनी बता रहा हूं? 2 सेंटीमीटर बता रहा हूं, सही है। ओके, अब इसका सरफेस एरिया छोटा है, इसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है। अब इसके सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अंदर आएगा और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाएगा।
तो यानी कि इसके सरफेस एरिया के मुताबिक 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर आए और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बॉडी से बाहर निकले। सही है। अच्छा, अब उसके बाद हम इसके पास आ जाते हैं। भाई यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अंदर आया, एक बाहर गया कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अंदर आया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर गया। फिर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अंदर आया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर गया। फिर एक अंदर आया मॉलिक्यूल और इस तरह से एक बाहर गया। तो यानी कि आप क्या देख रहे हो कि 1, 2, 3 एंड 4 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर उन्होंने एंट्री की है। और मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा इसने कम मॉलिक्यूल को इनहेल और एक्सेल किया है, इसने ज्यादा मॉलिक्यूल को इनहेल और एक्सेल किया है, मुझे रीजन बताओ कि रीजन क्या है। रीजन आप मुझे क्या बताओगे कि सर एक का सरफेस एरिया छोटा है और दूसरे का सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है। तो इट मींस कि गैसेस एक्सचेंज ज्यादा वहां पे होगी, एफिशिएंट वहां पे होगी जिसका सरफेस एरिया क्या होगा, बड़ा, और जिसका सरफेस एरिया छोटा होगा वहां पे कम से कम क्या होगी, गैसेस एक्सचेंज होगी। और हमारे जो लंग्स के अंदर जो अल्विलाई होते हैं ना, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, उसका सरफेस एरिया बेटा बहुत बड़ा है। जब ह्यूमन बीइंग पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है दैट इज द रेस्पिरेटरी मीडिया। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो आपके लंग्स हैं वहां पे गाने वाने बजेंगे। रेस्पिरेटरी मीडिया का मतलब ये है कि हमारे पास बेटा जो सोर्स होती है ना, जिस सोर्स से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ हो या टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, सोर्स को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी मीडिया। अब आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और इतना भी आप लोगों को पता होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, ये आप लोगों की टेस्ट में पूछा जा चुका है। और वाटर के अंदर 5% ऑक्सीजन पाई जाती है, वो भी डिसॉल्व फॉर्म के अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि पानी वाले ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन लेने में मसला होगा या एटमॉस्फेयर वाले ऑर्गेनिजम्स को, टेरेस्ट्रियल वाले ऑर्गेनिजम्स को, तो आप क्या कहोगे? आप मुझे कहोगे सर पानी वालों को। क्यों पानी वालों को? 2 रीजन है। एक तो पानी थोड़ा सा डेंसर होता है हवा से, और दूसरा रीजन ये है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में होती है। तो लिहाजा इन 2 चीजों की वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, however water is denser than the air, thus it is very difficult for the aquatic animals to obtain oxygen in dissolved form। तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बड़ा मसला होता है कि वो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन को क्या कर सके, इनटेक कर सके। मुझे उम्मीद है कि ये वाला इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। आप इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। जहां भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।